गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी ईवीएस मैम। और जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है 4.2 फोर्थ चैप्टर का डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। जो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हैं ये आपको जो सिलेबस में है ये कंपोजिटिंग, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल्स और पायरोलिसिस, ये 3 तरीक़ों से बताया गया है, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग करना, जैसे कि लीव्स हैं, फूड के कोई भी मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमारे डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, इनको हम एक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जो भी वेस्ट हमें निकलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, उसकी रिसाइकलिंग करके हम उसको एक वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो आगे जाके हमारी सॉइल को एनरिच करता है और हमारे को प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। जब हम इसको कंपोजिटिंग करते हैं, जो रिज़ल्ट में हमें डिकम्पोज्ड मटेरियल मिलता है वो हमारे गार्डन सॉइल को फर्टाइल बनाने के काम आता है, तो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। एक्चुअली कंपोजिटिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। अगर हम देखें रूरल एरिया में, वहाँ पे ये मैन्युअल और बायोगैस बनाता है, ठीक है। तो कंपोजिटिंग ऑपरेशन एक्सपेंसिव हो सकता है अपना, मतलब अगर उसके अंदर अगर वो लार्ज स्केल में होता हो। अगर हमें अपने घर के इर्द गिर्द गार्डन में कंपोजिटिंग करनी है तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर लार्ज स्केल पे है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा वेस्ट होता है, उसमें मेटल होता है, ग्लास होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसको अलग करना पड़ता है। बाकी जो बचा होता है उसको फिर शेडिंग करनी होती है, एरोबिक कंडीशन देना होता है, बैक्टीरियल एक्शन देना पड़ता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है बहुत महीनों तक, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमारी फर्टाइल हमारी जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाने में मदद करता है, वो एज ए उसको न्यूट्रिएंट देता है। तो यही है कंपोजिटिंग, एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिसाइकल होता रहता है। अब हम देखेंगे कंपोजिट क्या है। कंपोजिट मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जब होता है तो वहाँ से कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आप लीजिए, लीव्स लीजिए, फूड के आइटम्स, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसका डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो कंपोजिट होता है। और हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंपोजिट है क्या। और अगर देखा जाए इसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो इसका कलर चेंज होके एकदम ब्लैक कलर का हो जाता है। और इसको गोल्ड इसलिए बोला जाता है, ये एज ए मैन्यूअर, एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। इसकी बहुत ही अहमियत होती है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। और हमारे किचन में या हमारे बागों में जो भी वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकलिंग करने का जो तरीका होता है कंपोजिटिंग, उसी से कंपोजिट बनता है। और हम जो भी वेस्ट निकालते हैं उसको लैंडफिल जाके कहीं ओपनली डंप जो करते हैं, ये उससे भी बचा देता है, क्योंकि ये जो भी वेस्ट निकलता है उसको कंपोजिट कर देता है, उसको एकदम से सिकुड़ देता है, थोड़ा सा बना देता है, उसको सड़ा देता है, और थोड़ी सी जो चीज़ बन जाती है वो मैन्यूअर, जिसको हम गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो हमें इतने सारा जो वेस्ट निकलता है जो हम कहीं पे लैंडफिल साइट में डाल देते थे, वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो लैंडफिल वेस्ट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। कहीं भी अगर आप खड़ा खोद दो, उसमें वेस्ट डाल दो, ये सारा कचरा डाल दो, उसको डंप करो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अंदर होंगे, वो उस वेस्ट को धीरे धीरे खुद ब खुद सड़ा देते हैं, और हमें इतनी जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारे को कुछ ही मंथों में क्या बनता है, मैन्यूअर बनता है। अब हमें कंपोजिटिंग अगर करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले ऑर्गेनिक, बल्कि ऑर्गेनिक रिफ्यूज़ जो बहुत ज़्यादा में निकले ऑर्गेनिक, जैसे अगर हमारे घर में वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है जो पील करके निकालते हैं हम, या कोई ऑर्गेनिक कोई भी खाना बचा हुआ हो वो, ये सारा चीज़। तो ये करने के लिए स्टार्टर मटेरियल, क्या क्या चीज़ चाहिए हमें कंपोजिट बनाने के लिए। कोई जहाँ जिस ज़मीन को हम खोद के बनाए वो जगह चाहिए, वो बनाने एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमें वो कंपोजिट बनाने के लिए। पानी, ताकि हम उसमें पानी भी डालें
और हवा भी चाहिए, तो ताकि ये जाके अच्छे एरोबिक कंडीशन में सड़ जाएं फिर, ठीक है। वहाँ पे जाके सड़ के ये सारी चीज़ें चाहिए होती है जो इस वेस्ट को सड़ा सके ज़मीन के अंदर और हमारे को कंपोजिट बनाने में मदद करे। अब इसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी चाहिए होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगई है, एक्टिनोमाइसीट्स हैं। ये सारी चीज़ चाहिए होते हैं जो वेस्ट जो हमारे पास होता है इसको सड़ा सके, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन हो रही हो जब कंपोजिटिंग प्रोसेस में, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें जो हमें कंपोजिटिंग में नहीं करनी होती हैं वो ये होती है कि बहुत बड़ा कंपोजिट ढेर नहीं बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, ना ज़्यादा छोटा बनाना है ना ज़्यादा बड़ा, एकदम मीडियम साइज़ का, एकदम ढेर सा नहीं रहना है, क्योंकि हमें उतनी जगह भी तो चाहिए, कहाँ पे हम इसको डंप करेंगे, कहाँ पे हम इतना पानी लाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखना है, स्पेस कहाँ हम रखेंगे। और हम इस कंपोजिट में फ़िश, मीट, डेयरी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बोन्स, फैटी फूड या ग्रीस, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें जो भी है ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल वेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम ला सकते हैं। और हम कोई भी यार्ड ट्रिमिंग ट्रीटेड विथ केमिकल पेस्टिसाइड्स, अगर हमारे बगीचों में पत्ते हैं या कोई भी प्लांट है, फ्लावर है, ये सारी चीज़ें हम काट के नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया होता है, पेस्टिसाइड्स, वो वाला नहीं जो नेचुरली हमारे घर से जो निकलता है, जो घर से जो वेस्ट निकलता है बायोडिग्रेडेबल, हम वो यूज़ करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं यूज़ करना है। और दूसरी यार्ड ट्रिमिंग जो होते हैं, जो बगीचों से निकलता है कचरा, जिनके ऊपर हमने अगर दवा छिड़का हो, वो भी हमें यूज़ नहीं करना है। और कोई भी बीमारी वाला प्लांट, जिसको कोई ख़राब हो गया हो प्लांट, वो भी हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आगे जाके तो इन्फेक्शन दूसरे को भी ख़राब ही कर देगा, तो वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगा। तो बीमारी वाला प्लांट भी हमें यूज़ नहीं करना है। जब यही चीज़ें हम ये सारे जो वेस्ट है, जब हम इनको डिकम्पोज करने के लिए रख देते हैं, बहुत मंथ लगता है इसको, बाद में धीरे धीरे ये थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑक्सीजन एरोबिक पीरियड में बाय द बैक्टीरियल एक्शन धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। सेवरल मंथ्स के लिए हमें इंक्यूबेशन में रखना पड़ता है, इसको इंक्यूबेट करना पड़ता है, तब वहाँ से जाके मैन्यूअर बनता है, जो हमारी सॉइल के लिए एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है और फर्टिलिटी बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे इधर ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, और वहाँ से हम एक ऐसा चीज़ बना सकते हैं जिसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब है जो नेक्स्ट है हमारा, वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कंबशन होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जो किसी भी और वेस्ट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसका जलना आप बोल सकते हैं, उसको जला दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को, किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को उसको जला देना, उसको इंसिनरेशन बोलते हैं। इंसिनरेशन और कोई भी हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम जो भी है, इनको हम थर्मल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको थर्मल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं इंसिनरेशन प्रोसेस को। इंसिनरेशन जो वेस्ट मटेरियल का होता है, वो उस वेस्ट मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ऐश, फ्लू गैस या हीट में, ठीक है। इंसिनरेटर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इंसिनरेशन करनी है तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है, और उस सिस्टम को इंसिनरेटर कहते हैं। इस प्रोसेस में इंसिनरेटर यूज़ किया जाता है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो इंसिनरेशन में यूज़ होते हैं वो कुछ हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंसिनरेशन जब सॉलिड वेस्ट की होती है, तो उसमें जब इंसिनरेशन हो रही होती है तो कंटिन्यूसली सॉलिड वेस्ट को सप्लाई करते रहना है इंसिनरेटर में, ठीक है। बंद नहीं करना है, कंटिन्यूसली करते रहना है, क्योंकि वहाँ पे वो जलता रहता है, तो कंटिन्यूसली सॉलिड वेस्ट को सप्लाई होते रहना है उसमें, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली जो भी फ्यूल यूज़ किया जाता है इंसिनरेटर में इसको जलाने के लिए, वो फ्यूल के साथ अच्छे से मिक्स हो सके ताकि कंप्लीट कंबशन हो,
ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो 670 के कम नहीं होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए इंसिनरेशन वाली प्रोसेस में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये काफ़ी हाइजीनिक मेथड है, इसमें गंदगी नहीं फैलती है, कम्प्लीटली इसमें जो भी पैथोजेंस होते हैं पूरे जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी गंदी स्मेल नहीं निकलती है। जो यहाँ से हीट निकलती है, इसको इस वेस्ट को जलने के बाद हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो यूज़ की जाती है स्टीम पावर में, ठीक है, भाप बनाने में, आगे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है उससे, ठीक है। इसके बाद जो इस वेस्ट से जो क्लिंचर्स, कुछ जो निकल चीज़ें जाती हैं, कुछ भी वेस्ट जो निकलता है उसके बाद भी वो रोड की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। रोड बनाने में कुछ रेत जैसी निकलेगी, कुछ सीमेंट जैसा मटेरियल, उसको क्लिंकर्स बोलते हैं, वो रोड बनाने में काम आ जाता है। और इसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितना भी मटेरियल डाल दिया जाए वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा टन्स में भी डाल दिया जाए वो एकदम से सिकुड़ के थोड़ा सा बन जाता है जलने के बाद, ठीक है। तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कितना भी चीज़ होगा वो एकदम से जल के राख बन जाता है। तो और इसमें क्या होता है कि वेदर कंडीशन कैसा भी हो, क्योंकि ये तो उसके अंदर जल रहा होता है, तो बाहर का वेदर कंडीशन जैसा भी हो इसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इनिशियली, तो हमें बहुत ज़्यादा केयर अटेंशन देनी पड़ती है, क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन ना हो उसकी वजह से। इनकम्प्लीट कम्बशन अगर हुआ, पूरी तरह से नहीं जला, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हवा में जा सकते हैं और एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो सकता है। और जो भी रेसिड्यू रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड विच इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जलाने में, तो उसको पैसा तो लगेगा ही, तो फ्यूल एक्स्ट्रा उसके चार्जेस लगते हैं। तो इसमें इसीलिए क्या होता है, इस रेसिड्यू को जलाने में हमें मनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, वेस्ट को उस इंसिनरेटर प्लांट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन लगती है, तो उसमें व्हीकल्स का भी कॉस्ट लगता है। लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स चाहिए होते हैं कि वेस्ट को लेके चले जाएं इंसिनरेटर के पास। जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये एक इंसिनरेटर की फिगर है, जिसमें आप देखेंगे वेस्ट लोडिंग फीडिंग सिस्टम है, उसमें वेस्ट लोड किया जाता है, फिर प्राइमरी कंबशन होती है, फिर सेकेंडरी कंबशन होती है, फिर साइक्लोन डस्ट कलेक्टर जो भी डस्ट है उसको कलेक्ट करता है, आगे पास होके वो उसको वेट स्क्रबर के पास लेके जाते हैं, वो उसको गीला कर देते हैं, और वहाँ से भी कोई चीज़ निकल रही होती है वेस्ट, और वो नीचे से रह जाती है, और आगे आगे जो वेस्ट है वो आगे चला जाता है, फिल्टर होके चला जाता है। फिर उस तरीके से आगे वो जो लंबा सा टावर जैसा है वो फर्नेस है, ताकि जो भी लास्ट में ट्रीटमेंट होके कोई भी चीज़ है वो हवा में जा सकता है। बाकी चीज़ें नीचे यहाँ पे हर जगह कलेक्ट होती है, साइक्लोन डस्ट के पास, क्वेंचर के पास, यहाँ पे क्लिंकर्स भी कलेक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा वेस्ट लोडिंग सिस्टम में था वो एकदम से सिकुड़ के थोड़ा सा बन जाता है। तो इस तरीके से ये है इसका एक डायग्राम। अब है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स में आप देख लीजिए फिगर में, जो इसमें क्या किया जाता है, एक ट्रंच खोदा दिया जाता है, यहाँ आप बोल सकते हैं पिट बनाया जाता है, डिप्रेशन इसमें किया जाता है मतलब ज़मीन में, तो एक नेचुरली और कंस्ट्रक्टेड पिट या डिप्रेशन बना दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं खड्डा सा खोदा हुआ है, इस रिमूव किया जाता है टॉप सॉइल को, एक लार्ज या पिट या डिप्रेशन बना दिया जाता है, ठीक है, सबसे पहले। नेक्स्ट फिगर आप देख लीजिए, इस डिप्रेशन को फिर कवर किया जाता है अंदर से, पूरा प्लास्टिक का सिंथेटिक प्लास्टिक का शीट लगा दिया जाता है। अब ये क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सा लैंडफिल बनाते हैं, वहाँ पे हम कोई भी वेस्ट डंप कर देते हैं, तो वो नीचे फिर जब उसको हम कवर करते हैं ऊपर से, जब बारिश होती है तो उसमें जितना भी वेस्ट था उसके अंदर जो भी केमिकल्स थे वो अंदर पर्कुलेट होके अंदर हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं।
मगर जब हमने ये सिंथेटिक प्लास्टिक कवर लगा दिया नीचे, तो कोई जब ऊपर से पानी आ भी गया होगा तो वो नीचे अंडरग्राउंड लेवल तक पर्कुलेट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सिंथेटिक प्लास्टिक लगा दिया जाता है, उसके ऊपर फिर डाल दिया जाएगा वेस्ट, तो इसको ताकि कोई भी पानी अंदर स्वीप होके ग्राउंड वाटर तक ना जाए, इसीलिए ये सिंथेटिक प्लास्टिक कवर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट फिगर में आप देख लीजिए, इसी पिट में अब डाल दिया गया, गाड़ी के थ्रू वेस्ट आके इसमें डंप किया गया, ठीक है। और जो दूसरी मशीन है वो इसको प्रॉपरली कंप्रेस करेगी, पूरा दबा देगी, ठीक है। एक मशीन उसको स्पेशलाइजर मशीन होगी, वो इसको प्रॉपरली कंप्रेस करेगी, जो भी वेस्ट गाड़ी के थ्रू इसमें डंप किया जाएगा, ठीक है। जो आप इस फिगर में देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए एक पाइप भी लगा दी गई है नीचे से, कि अगर कुछ भी पानी कुछ भी निकल जाता है तो इस वेस्ट वाटर पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। जो ये पाइप को है इंसर्ट किया जाता है कि टू ड्रेन ऑफ लिक्विड मटेरियल, जो भी इसमें लिक्विड मटेरियल हो गया उसको एकदम से ड्रेन ऑफ किया जाए, जो इस कंप्रेशन के बाद जो पानी निकलता है इस वेस्ट मटेरियल से, वो इधर से ड्रेन किया जा सके। नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर में है क्या कि साइड में मीथेन गैस को कलेक्ट करने के लिए कंटेनर रखे गए हैं, कि जो ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से डिकम्पोज हो रहा है उसको कलेक्ट करके उस जो वहाँ से मीथेन गैस निकल रहा है उसको किसी एक कंटेनर में कलेक्ट कर सके, ठीक है, ताकि एक्सप्लोजन ना हो सके और ये मीथेन गैस आगे जाके काम आ सके फॉर बर्निंग पर्पसेस के लिए। मीथेन गैस जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट से बना है यहाँ पे, इसको सेपरेट पाइप के थ्रू निकाल के किसी कंटेनर में रख दिया जाता है। इस फिगर में आप देखेंगे कि डेली जो है वो वेस्ट ला दिया जाता है, इसमें इस ट्रंच में डाल दिया जाता है। आप देख लीजिए जो एक ट्रक है जो ब्लू कलर की, जो वो वहाँ से दोनों ब्लू कलर की ट्रक्स हैं, मगर आप देख लीजिए जो मीथेन गैस कंटेनर के साथ वाली ट्रक है वो वेस्ट लाती है, वो डेली वेस्ट लाती है और इधर पे डाल देती है, और जिसमें ब्राउन कलर का जो दिखाया गया है चॉकलेट कलर का वो वेस्ट है वो इसमें डाल दिया जाता है। और जो दूसरा ट्रक है जो इस जहाँ से पानी का पाइप है वहाँ पे जो है वो अपना जो ब्राउन कलर का आप देख लीजिए वो वेस्ट डालती है। वो वेस्ट नहीं है, वो एक्चुअली वो है मिट्टी, ठीक है, वो क्ले है, टॉप सॉइल है, इसके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि इसको कवर किया जाता है, ताकि ये जो वेस्ट है किसी के एक्सपोजर, हवा के एक्सपोजर, पेस्ट, ऐसी चीज़ें इसको कोई अटैक ना कर सके, कोई भी फाउल स्मेल बाहर ना जा सके। तो ये दो ट्रकों में से क्या है, एक वाली ट्रक जो मीथेन कंटेनर के साथ है वो वेस्ट लाती है, डाल दी जाती है इसके ऊपर, और दूसरी ट्रक क्या है वो मिट्टी लाती है और इसके ऊपर मिट्टी से इसको ढक देती है, क्ले सॉइल से, टॉप सॉइल से इसको ढक देती है, ताकि ये जो सॉइल है, ये जो वेस्ट है किसी के एक्सपोजर, हवा के या पेस्ट के एक्सपोजर में ना आए और कोई फाउल स्मेल ना हो सके। इसको पूरा उसको कवर कर दिया जाता है। रोज़ आके इसी तरीके से इस सैनिटरी लैंडफिल्स में काम किया जाता है। इस फिगर में आप देखेंगे अगर बारिश आती भी है तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है इस सैनिटरी लैंडफिल के ऊपर, ताकि पानी अंदर ना जाए, ठीक है, पानी इस वेस्ट तक अंदर ना पहुँचे। अब अगर कोई बाढ़ आ रही है, स्टॉर्म, इसमें कभी कभी जा भी सकता है, तब जाके इन्होंने स्टॉर्म वाटर पंप लगा दिए गए हैं, वाटर पाइप्स लगा दी गई हैं, ताकि अगर कोई भी पानी अंदर चला जाए उसको डाइवर्ट किया जाए, और जो पानी अंदर पर्कुलेट हो जाएगा तो उसको कहीं ग्राउंड वाटर तक ना पहुँचे, उसके लिए अलग से पाइप निकाल दी गई हैं। तो अगर बारिश के मौसम में ऐसा हो तो नॉर्मल जो लैंडफिल होता है उसमें क्या हो जाता है, वो एकदम से पर्कुलेट करता है और पूरा ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है और वो वहाँ पे उसको पोल्यूट करता है। मगर इधर पूरा नीचे भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और साइड में पाइप्स भी होती हैं जो पानी को ड्रेन आउट करती है, वो अंदर पर्कुलेट होने नहीं देती हैं। तो ये था आपका सैनिटरी लैंडफिल्स। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छे से बचा रहता है और हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट भी अच्छे से ट्रीट होता है, और हमारा मीथेन गैस भी बन जाता है। अब जो लास्ट वन है पायरोलिसिस का जो मेथड है, डिस्पोजल मेथड,
इसमें सॉलिड वेस्ट को हीट किया जाता है अंडर एनेरोबिक कंडीशन। तो मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, हवा होती है मगर ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है। और इसको काफ़ी हीट से इसको लगभग 430 डिग्री ऑफ सेल्सियस हीट में इसको प्रेशर में, हीट के प्रेशर में वेस्ट जो भी है सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है और इसको गैस, सॉलिड रेसिड्यू और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बना दिया जाता है। जैसे आप फिगर में देखते हैं, जो भी बायोमास है इसको थोड़ा प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, प्री हीट किया जाता है। यहाँ से आप देखेंगे येलो कलर का जो भी बायोमास है वो इस पायरोलिसिस रिएक्टर की तरफ जा रहा है। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्री हीटेड बायोमास जो है वो इस पायरोलिसिस रिएक्टर में जा रहा है। इस पायरोलिसिस रिएक्टर में हवा का भी एक इनलेट है और वहाँ पे कंबशन हो रही है उसकी, वहाँ से नीचे ऐश निकल रहा है इस पायरोलिसिस रिएक्टर में। और जो ब्लू कलर का एरो है वहाँ से जो बाकी प्रोड्यूसर रॉ गैस है वो आगे की तरफ जाएगा और फिर आगे की तरफ जाएगा, वहाँ पे जाके चारकोल कलेक्शन का एक रहेगा कंटेनर, वहाँ की तरफ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पायरोलिसिस रिएक्टर में इसकी पूरी कंबशन हो जाती है, फिर ये आगे चला जाता है। वापस आप इस फिगर में देख लीजिए पायरोलिसिस रिएक्टर से जो ऊपर जा रहा है, जो हमने पीछे वाली फिगर में देखा था। आप देख लीजिए ब्लैक कलर का आगे जो गैस है वो आगे चल रहा है, चारकोल कलेक्शन वाले कंटेनर में जा रहा है। वहाँ पे जाके अब जो प्रोसेस होगी वो हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। वहाँ तक ये पहुँच गया। मैं आपको फिगर को थोड़ा अच्छे से स्मॉल पार्ट्स में दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो आप ये जो देख लीजिए ब्लैक कलर की लाइनें आगे पास होती जा रही हैं, पाइप के थ्रू जो ब्लैक कलर का डार्क वाला है वो पास हो रहा है। तो यहाँ से ये चार कलेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बायोमास जो जल जाता है फिर ये एक इनके जो मतलब जिसमें कार्बन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है चारकोल में, ठीक है। तो इस तरीके से चारकोल कलेक्शन कंटेनर में ये चला जाएगा। तो आप इस फिगर में देख लीजिए जो रॉ गैसेस हैं वो इस चार कलेक्टर में आ रहा है। ऊपर इसको साइक्लोन की तरफ इसके घूम रहा है ये रॉ गैस, और इसमें जितना भी चार होगा वो नीचे नीचे डिपॉजिट होता जाएगा। ऊपर रॉ गैस जो है वो फिर से आगे वाली पाइप्स के थ्रू निकलता जाएगा। रॉ गैस प्लस चार, जो भी इस गैस में चार होगा, जो भी कार्बन वाला सब्सटेंस इस गैस में जो पीछे से पायरोलिसिस रिएक्टर से निकला था वो इस थ्रू जब साइक्लोनिक इसमें प्रोसेस होती है तो चार कलेक्टर में चार कलेक्ट होता है, आगे जाके रॉ गैसेस दूसरी पाइप से निकल रहा होता है। फिर से आप देख सकते हैं इस फिगर में कि वो जो ब्लैक कलर की लाइन आगे आगे चल रही है चार कलेक्शन से, फिर वो और आगे चलता गया। वो जो भी रेसिड्यू था, जो भी रॉ गैसेस थे, अब वो एक क्वेंच सिस्टम में पहुंच जाता है। वो एक और कंटेनर है वहाँ तक पहुंच जाता है ये रॉ गैस लेके, वहाँ इसकी फर्दर प्रोसेस होगी। तो वो आप देखेंगे नेक्स्ट फिगर में। देख लीजिए जो क्विंच सिस्टम था इसमें क्या होता है, जो ये रॉ गैस आता है ऊपर से पानी आता है, वो इस गैस को वेट कर देता है और रॉ रिसाइकल्ड गैस दूसरे साइड से निकल जाता है। और जो इस गैस में कोई भी ऑयल होंगे जिसको हम बायो ऑयल बोलेंगे, क्योंकि ये बायो वेस्ट था, वो नीचे नीचे क्विंच सिस्टम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो आगे देख लीजिएगा फिगर में वो किस तरीके से बायोगैस का एक वेस्ट कंटेनर में चला जाएगा। इस फिगर में आप फिर से देख लेंगे कि क्विंच सिस्टम से जो आगे रिसाइकल्ड गैस तो ऊपर की तरफ ब्लू लाइन की तरफ निकल जाता है, ठीक है। फिर से वो पायरोलिसिस रिएक्टर में जाके फिर से उसका रिसाइकल हो जाता है। मगर यहाँ से जो वेस्ट है, जो बायो वेस्ट था बायोमास का, उसमें से जो आप देख लीजिए येलो कलर का जो निकलता है वो है बायो ऑयल। वो इस बायो ऑयल स्टोरेज टैंक में चला जाता है और फिर बहुत सारे एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। पहले स्टार्ट हुआ था प्री ट्रीटमेंट ऑफ बायोमास, वहाँ से ये पायरोलिसिस रिएक्टर में गया, वहाँ पे इसकी कंबशन हुई, वहाँ से जो रॉ गैस निकला वो आगे जाके चार कलेक्शन में गया, वहाँ पे चार जो है वो कंटेनर में कलेक्ट हुआ, वहाँ से जो रॉ गैस है फिर क्विंचर सिस्टम में गया, क्विंचर सिस्टम से
वहाँ पे थ्रू वेटिंग वो वहाँ से बायो ऑयल जो है नीचे सेटल डाउन हुआ और रॉ गैस जो है उसकी रिसाइकलिंग हुई, वो वापस पायरोलिसिस रिएक्टर से आ गया। तो इस तरीके से जो बायोमास है, इससे हम एक तो छुटकारा भी पाते हैं और दूसरा इससे हम दूसरा फ्यूल बनाते भी हैं। तो ये होता है पायरोलिसिस। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, यहाँ पे गैसेस, सॉलिड रेसिड्यू और कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड भी बनता है। तो ये था आपके तीनों जो वेज थे डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें हमने कंपोजिटिंग, इंसिनरेशन और सैनिटरी लैंडफिल्स और पायरोलिसिस पढ़ा। इस तरीके से हम सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो वो 3-4 तरीके थे जिनसे हमने ये चीज़ें पढ़ी, जो इजी थे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली थे। तो ये हमारे को सॉलिड वेस्ट से छुटकारा दिला सकते हैं।